AlphaGo ने वैल्यू नेटवर्क को कैसे इंप्लीमेंट किया, इस वीडियो में हम वही जानेंगे। टेक वृद्धि में आप लोग का स्वागत है। गेमिंग सीरीज में हम बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग में कैसे यूज होता है और यह है उसका 4th लेवल, मे बी स्लो बट आई विल ग्रो। इसे देखने से पहले 3rd लेवल जरूर देखें ताकि ये आपको और बेटर समझ आए, और देखने से पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज कुछ सीखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक क्विक समरी जो कि पिछले 3rd लेवल की है। फिर हम देखेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऑफ वैल्यू नेटवर्क, सर्चिंग विद पॉलिसी एंड वैल्यू नेटवर्क। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि AlphaGo यूनिक क्यों था, और सबसे आखिर में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली में एक थ्रेट है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी AlphaGo में यूज हुई थी उसका आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले हमारी जो ह्यूमन एक्सपर्ट मूव्स थी उनके ऊपर रोल आउट पॉलिसी और SL पॉलिसी नेटवर्क के थ्रू ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद पॉलिसी ग्रेडियंट की हेल्प से हम सारा डेटा रीइंफोर्समेंट लर्निंग पॉलिसी नेटवर्क को देते थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर प्रोग्राम अपने खिलाफ गेम्स खेलता था और अपने आप को इम्प्रूव करता था। उसके बाद ये वाला फाइनल डेटा जो था वो वैल्यू नेटवर्क को जाता था और हम लोग को पता चलता था कि हमें ये मूव एक्चुअल में खेलनी है या नहीं खेलनी। हमने ये भी सीखा था कि पॉलिसी नेटवर्क और वैल्यू नेटवर्क में लेयर्स होती हैं, जिसमें पॉलिसी नेटवर्क का फाइनल आउटकम जो होता है वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वैल्यू नेटवर्क में एक स्केलर क्वांटिटी आती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग ऑफ पॉलिसी नेटवर्क में हमारे पास 3 स्टेजेस थी। सबसे पहले इनपुट के फॉर्म में हम स्टोन कलर, कैप्चर साइज या लिबर्टीज वगैरह देते थे। उसके बाद 13 लेयर्स होती थी जिनमें स्टेट एक्शन पेयर सैम्पलिंग होती थी। स्टेट एक्शन पेयर बेसिकली जो हमने पिछली स्टेज में देखा था SA, वो है उनके ऊपर जो पेयर सैम्पलिंग होती थी। उसके साथ साथ 30 मिलियन पोजीशंस जो हमारे KGS Go सर्वर में थी उनके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद स्टोकास्टिक ग्रेडियंट की हेल्प से हमें फाइनल आउटपुट मिलता था जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल मूव और एक्शंस होता था। इसके साथ साथ हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऑफ पॉलिसी नेटवर्क भी किया। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऑफ पॉलिसी नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा सिमिलर था हमारे बोर्ड प्रिपरेशन से। हम किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते थे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो उसमें जो SL पॉलिसी नेटवर्क का काम होता था वो हमारे टीचर्स करते हैं, जो RL पॉलिसी नेटवर्क का काम है वो हमारी सेल्फ स्टडी करती है, और फाइनली जो भी हमारी प्रीवियस गेम्स है जिनके खिलाफ हम खेलते थे वो हमारे सैंपल पेपर्स का काम कर रहे थे। तो बेसिकली अब तक हमने ये पार्ट जो है वो पढ़ लिया, इस पार्ट को भी पढ़ लिया, और अब बारी है वैल्यू नेटवर्क को और एक्सप्लोर करने की। अब इमेजिन करो आप चेस खेल रहे हो। आप चेस किस तरीके से खेलते हो? कोई भी चाल चलने से पहले आप उसको इवैल्यूएट करते हो कि बाद में जाके उस चीज का आपको फायदा हो, है ना। एग्जैक्टली सेम कैपेबिलिटी ये हमें AlphaGo के लिए चाहिए। होता क्या बेसिकली कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग कभी कभी बहुत मुश्किल होती है समझने में, यहाँ तक कि कभी कभी तो अनप्रिडिक्टेबल भी होती है। हमारी छोटी सी गलती चेंज कर सकती है हमारी जीत को एक हार में। इस वजह से हमें चाहिए डीप न्यूरल नेटवर्क, ताकि जो भी हम चाल चल रहे हैं, जो भी मूव्स हम प्ले कर रहे हैं, उसकी हम वैल्यू पता कर सके, ताकि हमें पता रहे कि आगे जाके इस चीज का क्या फायदा होगा। इस चीज को ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन कहते हैं। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऑफ वैल्यू नेटवर्क में ये स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम गेम्स खेलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, यानी कि नेटवर्क को ही अपने खिलाफ गेम्स खिलवाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, पहली बात तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वैल्यू नेटवर्क का डिजाइन कैसे होता है। एग्जैक्टली पॉलिसी नेटवर्क जैसा होता है, लेकिन आउटपुट जो है हमारा वो स्केलर वैल्यू होता है इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। उसके बाद हम ये देखते हैं जो भी हमारा वैल्यू फंक्शन है उसका हम मीन स्क्वायर एरर निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब आप लोगों को KGS Go सर्वर याद है, जिससे हम 30 मिलियन पोजीशन ऑफ गेम्स जो होती हैं, जो भी होती हैं, वो खेलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले हम जितनी भी हम लोगों ने गेम्स खेली KGS Go सर्वर में, उन सब गेम्स में एक पोजीशन एक गेम से सिलेक्ट करते हैं। अब आप लोग के दिमाग में ऑब्वियसली क्वेश्चन आ रहा होगा, सिर्फ एक पोजीशन क्यों? हालांकि हमें तो और ज्यादा करनी चाहिए ताकि हमारे पास डेटा ज्यादा रहे और हम और अच्छे से रिजल्ट को एक्यूरेटली बता सकें। एक्चुअल में क्या हुआ है कि एक स्टडी से पता चला है कि हर बोर्ड पोजीशन जो होती है एक पर्टिकुलर गेम में अप्रॉक्सीमेटली सेम रिजल्ट देती है, और इसी वजह से सिर्फ हम एक पोजीशन एक गेम से अगर लें तो अप्रॉक्सीमेटली हमें सेम डेटा मिलेगा। इसका मतलब ये सारी चीजें आपस में बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड है। जो AlphaGo होता है, Go सर्वर जो होता है, वो बेसिकली ये 50 GPUs की हेल्प से करता है, यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, और इस चीज को ट्रेन करने में उसको 1 वीक यानी कि 1 हफ्ता लगता है।
अब एक चेकलिस्ट बनाते हैं। एक पॉलिसी नेटवर्क ताकि हमें प्रॉमिसिंग मूव्स पता कर सके, चेक। एक वैल्यू नेटवर्क ताकि हमें पता कर सके कि बोर्ड पोजीशन कितनी अच्छी है, चेक। अब ह्यूमन कैपेबिलिटी के थ्रू सर्च और इवैल्यूएट करना हर मूव्स को, वेल इसे हम अभी चेक करेंगे। तो अब आते हैं हम अपने आखिरी स्टेज पे, यानी मोंटे कार्लो ट्री सर्च एल्गोरिदम में। आई होप सो आपको वो याद हो, हमने ये जो 4 स्टेप्स पढ़े थे वो फर्स्ट वीडियो में थे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर रेफर करें इस चीज़ को समझने से पहले। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि AlphaGo में ये कैसे अप्लाई हो रहा है, और इस केस में बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारा रूट नोड का काम है वो हमारी करंट बोर्ड पोजिशन है। ओके, तो हम जब बहुत सारी गेम्स खेलते हैं उससे हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली आइडिया लग जाता है कि कौन सी मूव जो है वो बेस्ट है, राइट। उसकी एक हम लोग प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि एक प्रोग्रामर ने कैलकुलेट की थी कि बहुत मिलियंस में होती हैं मूव्स, राइट। तो इनको प्रिडिक्शन करना इतना आसान तो नहीं है। तो इस प्रायोरिटी को सेट करने के लिए हमारा पॉलिसी नेटवर्क और वैल्यू नेटवर्क दोनों एडवाइस करते हैं। हमें एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन ट्रेड ऑफ का भी ध्यान रखना होगा। ये जो सर्च प्रायोरिटी है ये बेसिकली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहली, सिमुलेटेड गेम विंस, रिजल्ट्स विद विंस। सेकेंड हो गया प्रेडिक्शंस फ्रॉम पॉलिसी नेटवर्क। तीसरा हो गया वैल्यू नेटवर्क की प्रेडिक्शंस। और सबसे आखिर में एक पर्टिकुलर मूव को हमने कितनी बार सिलेक्ट किया या चूज किया खेलने के लिए। अब सबसे पहले आते हैं सिलेक्शन पे, फर्स्ट स्टेप ऑफ मोंटे कार्लो ट्री सर्च एल्गोरिथम। तो ये हम लोगों ने प्रॉपर्ली समझा था कि इस गेम में बेसिकली क्या होगा, जो भी करंट बोर्ड पोजीशन है हमारी वो हमारा रूट होगा, और हमें एक पर्टिकुलर मूव सिलेक्ट करनी है जिसके थ्रू हम एंड तक खेलना चाहते हैं सिमुलेशन में, राइट। ये राइट साइड पे जो आप देख रहे हो Q+U, ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें U जो है वो एक्सप्लोरेशन है और Q जो है वो एक्सप्लॉयटेशन है। अगर आप इन दोनों पैरामीटर्स को सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो पिछली स्लाइड में जो भी मैंने 4 चीजें बोली आप उनको भी रेफर कर सकते हो। अब सेकेंड स्टेप हमारा आता है एक्सपांशन। अब एक्सपांशन में हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर मूव जो भी हमने पिछली सिलेक्ट की थी उसे हम एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि स्टेट एक्शन पेयर्स जो होते हैं वो इनिशियलाइज होते हैं सुपरवाइज लर्निंग पॉलिसी नेटवर्क से। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सुपरवाइज लर्निंग ऑफ पॉलिसी नेटवर्क क्यों। तो बेसिकली जैसे हमने चेस की गेम में देखा था कि ह्यूमंस की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, डाइवर्सिफाई होती है एक सर्च करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर मूव को। सुपरवाइज लर्निंग किससे सीखती है, ह्यूमन एक्सपर्ट मूव से। तो ऑब्वियसली इस केस में हम सुपरवाइज लर्निंग को रेफर करेंगे या फिर प्रेफर करेंगे बेसिकली। थर्ड चीज आती है सर्चिंग विद पॉलिसी एंड वैल्यू नेटवर्क की, यानी मोंटे कार्लो ट्री सर्च में सिमुलेशन। तो सिमुलेशन में हम क्या करते थे, जो भी हमने पिछली एक्सपेंशन मूव में एक्सपैंड किया नोड उसके थ्रू हम एंड तक गेम खेलेंगे, और जैसे हमें पता चल जाएगा कि हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं हम उस अकॉर्डिंगली गेम्स को अपडेट करेंगे, राइट। अब सिमुलेशन में हम रोल आउट पॉलिसी को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि रोल आउट पॉलिसी स्पीड को बढ़ाता है कंपैरिजन टू सुपरवाइज लर्निंग जो हमारी एक्यूरेसी बढ़ा रहा था, और सिमुलेशन में ऑब्वियसली हमें स्पीड ज्यादा चाहिए क्योंकि हमें बहुत सारी मूव्स को सिमुलेट करना है, राइट। एंड अब आ गया हमारा आखिरी स्टेप यानी कि बैक प्रोपोगेशन। दिस इज अगेन वेरी सिंपल। जो भी हमने सिमुलेशन के थ्रू नोट सिलेक्ट करी, हमें पता चल गया कि हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, हम उस अकॉर्डिंगली बैक प्रोपोगेट करेंगे और पिछली सारी वैल्यूज को अपडेट करेंगे, राइट। अब इसमें एक्सप्लॉइट जो है वो हम एक्सप्लोर से ज्यादा करते हैं इस पर्टिकुलर मूव में, और बहुत सारी मल्टीपल साइकिल्स के बाद जब ये पूरा प्रोसेस हमारा बहुत ज्यादा साइकिल्स को कर लेता है हम ऑब्वियसली कैपेबल हो जाते हैं मास्टर को जीतने से, मतलब मास्टर के खिलाफ खेलने के। अब आप देखो यहाँ पे चीज नोटिस करने वाली क्या थी, पूरे MCTS के सिनेरियो में हमने सुपरवाइज लर्निंग को एक्सप्लोरेशन के लिए यूज किया, वैल्यू नेटवर्क को एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज किया, और रोल आउट पॉलिसी को सिमुलेशन के लिए यूज किया। यहाँ पे RL नेटवर्क कहाँ गया, यानी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग। बेसिकली जो भी हमने वैल्यू नेटवर्क को सिलेक्ट किया है वो हम ट्रेन करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू, राइट। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का काम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए था, जो कि हमारे एक्सप्लॉयटेशन फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि AlphaGo यूनिक क्यों था। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्रिएटिव था। जनरली हम सबको लगता है कि मशीन्स जो है वो ह्यूमंस के मुकाबले बहुत कम क्रिएटिव है, अदरवाइज एक्चुअली इसका उल्टा होता है। बेसिकली
हुआ क्या कि AlphaGo गेम में बेसिकली उसने 5th मूव चली, 5th लाइन मूव, जो ओनली 1 आउट ऑफ 1 मिलियन ह्यूमंस कोई उनमें से खेलता, यानी कि 10 लाख ह्यूमंस में सिर्फ एक की प्रोबेबिलिटी ऐसी थी कि वो पर्टिकुलर मूव वो खेलता। दैट मीन्स कि AlphaGo यूनिक था, क्रिएटिव था। सेकेंड चीज थी कि इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अब जिन आप लोगों को नहीं पता, जो भी ऐसे गेम्स होती है ना जिसमें प्लेयर्स होते हैं ऑपोजिट एक दूसरे के खेलने वाले, चाहे चेस हो गई या कुछ भी हो गई, तो वो एक्सप्रेशंस के थ्रू, ओपोनेंट के एक्सप्रेशन के थ्रू काफ़ी चीज़ें समझ जाते हैं। जैसे उसकी अगली चाल कौन सी होने वाली है, इनफैक्ट उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मूव खेलने के लिए। लेकिन AlphaGo की गेम में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो मशीन थी, चाहे सामने आपके ह्यूमन बैठा था, बट खेल तो मशीन रही है, राइट। तीसरी चीज, AlphaGo बिलीव करता था विनिंग बाय स्मॉल मार्जिन्स। बेसिकली वन ऑफ द गेम्स जो इसने लीसेडोल के खिलाफ खेली थी AlphaGo में, उसमें एक गेम में वो 1.5 के मार्जिन से जीता था, और पूरी गेम में वो बहुत स्ट्रेंज मूव्स चल रहा था, ऐसी मूव्स जो सबको लग रहा था कि ऑब्वियसली ये क्या खेल रहा है, ये हार जाएगी गेम, AlphaGo हार जाएगी। बट एंड में वो सारी चीजें सम अप करके, कंबाइन करके एक विन के थ्रू ही हम लोग को इशारा कर रही थी कि वो एक्चुअल में विनिंग ही था, और उसने सारी उसी तरीके से मैनिपुलेट की थी। एंड लास्ट एस्पेक्ट जो है वो है कि ये 99.8% ज्यादा एक्यूरेट है जितने भी राइवल प्रोग्राम्स बने हैं गो गेम के थ्रू उसके मुकाबले। अब हमारी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि वो हमारे लिए खतरा है, हमें ये कर सकता है, वो कर सकता है, हमारे खिलाफ खेलेगा, ह्यूमंस की जॉब्स चली जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। पर रियलिटी में हमें वो एक साथ दे रहा है, हमारा एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड काम चल रहा है। और इस पर्टिकुलर AlphaGo के गेम में हम लोगों ने ये देखा कि दोनों प्लेयर्स के थ्रू, यानी कि ली सेडोल और फैन हुई, मैंने उल्टा बोल दिया एक्चुअली, पहला फैन हुई फिर ली सेडोल, इन दोनों के केस में इस पर्टिकुलर कंपटीशन को हारने या जीतने के बाद उन दोनों ने जितने भी आगे मैचेस खेले ह्यूमन प्लेयर्स के साथ, वो सारे ऑलमोस्ट जीते। तो यहाँ पे AI ने एक्चुअल में उनका फायदा किया, राइट। तो अब ये हमारा एंड ऑफ द वीडियो है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि क्या अभी भी आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए थ्रेट है, और अगर हाँ तो क्यों। साथ ही साथ आगे की वीडियोस बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली हैं और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। मैं मारियो गेम के बारे में बताऊंगी अगर आप लोगों को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है उसके बारे में जानने के लिए। और साथ ही साथ एक छोटा सा सरप्राइज तो मैंने बताया ही था कि ऑब्वियसली आपको वेट कर रहा है, तो वो जैसी सीरीज एंड हो जाएगी उसके बाद मैं बताऊंगी। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।